हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज एक इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द रिसेंटली पब्लिश्ड मॉडल पेपर ऑफ फिजिक्स बाय जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। तो बेसिकली ये जो मॉडल पेपर का कॉन्सेप्ट है, इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट पेपर, बट इससे क्या होता है कि यू गेट एन आइडिया कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएंगे और किन किन एरियाज से यू आर एक्सपेक्टिंग की क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ इसका एक हिस्सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड इन द कमिंग डेज विल ट्राई टू सॉल्व द होल पेपर इंशाल्लाह। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें पहला जो पेपर है, पेपर का जो स्ट्रक्चर है, सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में यू विल हैव 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 1 मार्क। तो 10 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स। मेनली ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, और हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इन क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक क्या है। और इस क्वेश्चन से जो है, ताकि अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उसके अलावा जो उस क्वेश्चन के सराउंडिंग्स में, यानी कि जो उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द और क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है वो बेसिकली ग्राफ्स का दिया है इन्होंने। तो इन्होंने इसमें जो है ना 4 ग्राफ्स दिए हैं और आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, द पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, तो आपको बेसिकली एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है। तो हम थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में आपको बताएंगे। यहां पे टाइम है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स। सो दिस ग्राफ इज बेसिकली अ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अगर मेरा एक वीडियो है ग्राफिकल एनालिसिस पे, उस पे हमने बात की है इन डिटेल अबाउट द ग्राफ्स, और हमने बोला है कि जो भी ग्राफ जो हम पढ़ते हैं, बेसिकली हम लोग ग्राफ्स का स्लोप पढ़ते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y अपॉन एक्स, और एक्स एक्सिस में हमेशा हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को रखते हैं, जैसे यहाँ के टाइम है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आपको बताना है। ठीक, तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, यहां पे जो मोशन है, जो बॉडी है, टाइम के साथ साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है, यहां पे अगर ग्राफ आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो दिस ग्राफ इज बेसिकली अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहां पे टाइम के साथ साथ जो है आपका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, ऐसे करके। दिस इज 0.1, सपोज 0.2, ऐसे ऐसे करके। अब इसी में क्वेश्चन क्या आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी जो है वो रेस्ट में है, यानी कि बॉडी जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, तो तब क्या होगा? तब जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ, द बॉडी एट रेस्ट। क्योंकि बॉडी एक जगह पे है, वो चेंज नहीं हो रही है। टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड्स हो रहा है, लेकिन बॉडी की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, दिस इज बॉडी एट रेस्ट। तो इसी तरह से अगर आपको और डिटेल में जाना है तो प्लीज रेफर टू दैट वीडियो ग्राफिकल एनालिसिस पे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फिर भी मे बी आपको बोला गया है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, तो वो ये होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, बॉडी जो है वो अपनी जगह पे रहेगी, वो हिलेगी नहीं, और द ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो फिलहाल जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर ये है कि दिस ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो दिस इज पार्ट नंबर 1। सो सेकेंड पार्ट इसका क्या है? सेकेंड पार्ट जो है इसका, दैट इज बेसिकली फ्रॉम यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और वो बोला गया कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। जब भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस आएंगे, तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फॉर्मूला यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा, F होता है बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ओके, जहां पे m1 इज द बॉडी ऑफ द फर्स्ट मास, m2 इज द बॉडी ऑफ द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, अब आपको बोला गया है कि इस G का जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए। ठीक है, तो पहले आप सबसे फर्स्ट स्टेप जो क्या है वो ये है कि आपको G निकालना है। G किसके बराबर आएगा, राइट? सो G विल बी हियर इक्वल टू F r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। उसके बाद आपको F का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना जरूरी है। अगर नहीं पता है तो F जो है, F होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा दैट विल बी m1 l1 t माइनस 2। तो G का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट विल बी m1 l1 t माइनस 2। ये F का हो गया। फिर R इज बेसिकली डिस्टेंस, तो यानी कि L2।
डिवाइडेड बाय मास m1 m2 यानी कि m स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। m ऊपर एक है, नीचे दो है, तो दिस विल बी m1 माइनस 2, l 1 प्लस 2 3 और t माइनस 2। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g इज m माइनस 1 l3 t माइनस 2। आई होप आपको ये याद भी होगा। मैंने आपको बता दिया कि जनरल मेथड क्या है निकालने का, बट यू शुड रिमेंबर ये जो टिपिकल कांस्टेंट्स होते हैं यूनिवर्स के, आपको इनके वैल्यूज याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आपको कोई भी किसी भी चीज का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो फर्स्ट यू शुड नो द फॉर्मूला, देन उस क्वांटिटी को आपको अलग करना है और उस क्वांटिटी को देखना कि वो किन क्वांटिटीज के बराबर है, फिर उन क्वांटिटीज के यूनिट्स या डायमेंशंस को देख के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट। नाउ विल मूव टू द थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट आया है दैट इज बेसिकली इफ a is equal to 3i plus 2j and b is equal to 2i plus mj are perpendicular to each other, then the value of m is, ये आपको देखना है। a दो वेक्टर्स है हमारे पास, a दैट इज इक्वल टू 3i प्लस 2j और b हमारा एक वेक्टर है, b है बराबर 2i प्लस mj प्लस 2k। एंड क्वेश्चन में बोला गया है कि दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों परपेंडिकुलर है वेक्टर्स, आपको बताना है इस m की वैल्यू क्या है। हमको पता है कि हमारे पास एक होता है जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट a डॉट b। a डॉट b होता है बराबर a b cos ऑफ थीटा। जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो मतलब थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 है तो cos 90 होता है 0, दैट मीन्स a डॉट b विल बी इक्वल टू 0। सो a डॉट b इज इक्वल टू 0। अब a डॉट b बराबर होता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। तो यहां पे k कंपोनेंट है नहीं तो k तो वैसे ही वैनिश हो जाएगा। सो दिस विल बी 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू m इज इक्वल टू 0। सो 3 2s are 6 प्लस 2m इक्वल टू 0। सो 2m इक्वल टू माइनस 6। सो m इक्वल टू माइनस 6 बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। सो m की वैल्यू है माइनस 3, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो यहां पे आपको डॉट प्रोडक्ट देखना है और जब भी परपेंडिकुलर होगा तो दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, तो उसको इक्वेट करके आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। There is one more question and this question is very important. क्वेश्चन ये बोला है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड मून सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ मून सिस्टम, ये कहां पे लाई करेगा। ओके, अब देखिए आप, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट्स वगैरह नहीं दिए गए हैं तो हमको ये मालूम है कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है, अगर दो पार्टिकल्स हमारे पास है तो उस सिस्टम में, टू पार्टिकल सिस्टम में, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नियर द हैवियर ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टैब है, तो दिस टैब इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर मैं इस टैब के ऊपर किसी चीज, सपोज आई कीप दिस डस्टर ऑन द टैब, ओके, तो अब क्या होगा, यहां वाला साइड का मास ज्यादा होगा। अगर सपोज इससे पहले ये यहां पे बैलेंस होता था, अब ये इधर की तरफ बैलेंस होगा। अब मुझे यहां पे रखना पड़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इस साइड से मास ज्यादा है, राइट। तो इसी तरह यहां पे हमें बोला जा रहा है कि द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ मून सिस्टम। हमको पता है कि मून का जो मास है वो अर्थ का जो मास है वो मून से बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए जो सेंटर ऑफ मास ऑफ मून सिस्टम है दैट विल लाई नियर द अर्थ। अब सपोज अगर होता अर्थ एंड सन सिस्टम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तब वो सन की तरफ होगा क्योंकि सन का मास जो है वो अर्थ से ज्यादा, 6 गुना ज्यादा है। 2 इंटू 10 टू द पावर 30 के आसपास जो है मास ऑफ सन है, एंड अर्थ का मास है 2 इंटू 10 टू द पावर 24 के आसपास, राइट। तो जिसका मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ
जाएगा उसी की तरफ पुश होगा, वो उसी की तरफ वो लोकेट हो जाएगा पोजीशन उसका, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे अर्थ मून है, तो अर्थ का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू मून, सो सेंटर ऑफ मास विल बी नियर द अर्थ। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और कभी कभी आपको अगर पोजीशन भी बोला गया, पूछा जाए, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है बराबर m1 r1 प्लस, अगर दो पार्टिकल्स है, r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसी को आप x, y और z में लिख सकते हैं कि x सेंटर ऑफ मास होता है बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली y एंड z। ओके, तो इन शॉर्ट r पोजीशन, r सेंटर ऑफ मास यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, so next part is the value of g is maximum at, so at what point the value of g is maximum, right? Poles, equator, इसके जो options है that is pole, equator, center of earth, all of the above। तो हम सबको पता है कि जो g है, g होता है बराबर gm by r square। ओके, so that means acceleration due to gravity जो है ये ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ चेंज होता है, राइट? क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ इज बेसिकली नॉट एन एग्जैक्ट स्फीयर, इट इज मोर लाइक एन एलिप्स। तो अर्थ की शेप कुछ ऐसे है, ठीक है। सो दिस इज द मेजर एक्सिस एंड दिस इज द माइनर एक्सिस, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज पोल, ये सेंटर है। अब सेंटर से पोल्स की तरफ और सेंटर से इक्वेटर यहां इस पोजीशन पे, ठीक है, ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, क्योंकि g जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो दैट मींस डिस्टेंस एट द पोल विल बी लेस। तो इसीलिए g एट पोल्स इज ग्रेटर देन g एट इक्वेटर। तो पोल्स पे जो है g की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इक्वेटर, ठीक है। सो g इज मैक्सिमम एट पोल्स। ओके, ये आपको याद रखना है। इसी तरह मे भी वो लोग आपसे पूछेंगे कि हाइट और डेप्थ से क्या रिलेशन है, तो वो आप लोग जो है, अगर आपकी जो हाइट है, सपोज अगर हाइट बहुत छोटी है, तो जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। और अगर नॉर्मल जी है, तो सपोज हमारे पास जी एच होगा बराबर जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच स्क्वायर। तो आई कैन राइट इट जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 1 प्लस h by r square. So gh will be equal to g divided by 1 plus h by r whole square. तो ऐसा होगा। और g depth जो है, g depth that is equal to g 1 minus d by r। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल इन्होंने मॉडल पेपर में पूछा था कि g कहां ज्यादा होता है, इक्वेटर पे होता है, पोल्स पे होता है, तो पोल्स पे जो है g की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक। सो नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स पार्ट, और उसमें उन्होंने पूछा है कि जो स्पेसिफिक हीट है एक आइसोथर्मल प्रोसेस में वो क्या होती है। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस हम किस प्रोसेस को बोलते हैं। जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है, जैसे आइसोबारिक है, आइसोकोहरिक है, आइसोथर्मल है, वो आपको याद करना है, ठीक है। एडियाबैटिक है, तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें आपका डेल्टा क्यू जो है वो 0 होता है। जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो दैट मींस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, यानी कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जो आइसोबारिक होता है उसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। और जो आइसोकोहरिक होता है उसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा वी जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 4 प्रोसेसेस है जो आपको याद रखनी है कि डेल्टा क्यू अगर 0 है तो एडियाबैटिक है, डेल्टा टी अगर 0 है तो आइसोथर्मल है, डेल्टा पी अगर 0 है तो आइसोबारिक है, और डेल्टा वी अगर 0 है तो आइसोकोहरिक है। अब क्वेश्चन है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा क्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी।
जो C है, C इज द स्पेसिफिक हीट, तो C बराबर आएगा डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। अब डेल्टा T आइसोथर्मल के लिए 0 है, तो दैट मीन्स C विल बी इक्वल टू डेल्टा Q बाय 0, सो दैट मीन्स दिस इज इन्फिनाइट। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपका जो स्पेसिफिक हीट है वो इन्फिनाइट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट जो है दैट इज इन्फिनाइट। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन आया था, एक और क्वेश्चन है ऐसा कि अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट और वॉल्यूम को हमने जो है सपोज 4 टाइम्स बढ़ा दिया, वो इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, तो तब क्या होगा, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू RT। इनफैक्ट यहां N होता है, वेर N इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हमारे पास 1 मोल है तो दैट मीन्स PV इज इक्वल टू RT। अब हमने V को 4 टाइम्स बढ़ा दिया है। अब क्वेश्चन में है कि अब क्या होगा। अब देखिए आप, अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है दैट मीन्स प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, V को हमने 4 टाइम बढ़ा दिया है, R हमारा कांस्टेंट है, तो T को भी हमें 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, राइट। सो दैट मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर temperature has to be increased by 4 times। इसको भी हमें 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि P कांस्टेंट है, R बोला गया है कि प्रोसेस में P कांस्टेंट है, R तो वैसे ही कांस्टेंट है, V और T चेंज हो रहे हैं। V को जब 4 टाइम्स चेंज करेंगे तो T भी 4 टाइम्स ही होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, PV इज इक्वल टू RT, तो वी कैन से P by R, V is equal to T। Yeah, we can also say like this, we can write it like this कि V is equal to R by P into T। ये दोनों इस प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है, so we can say V is proportional to T। तो जो हाल V का होगा वही हाल T का होगा इसमें, ठीक है। Now we'll see the next part। Next question is, for a heat engine to have 100% efficiency, the temperature of sink should be 0 Kelvin, sink should be 0 degree, source should be 100 degree and source should be 0 degree। अब देखिए, जो कार्नोट इंजन है, कुछ लोग उसको कार्नो पढ़ते हैं, हीट इंजन है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है नीटा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। T1 जो है, T1 हमारा होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और T2 जो है दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिंक, राइट। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉर द एफिशिएंसी टू बी 100%, यानी कि नीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो इसमें क्या होगा, ये वाले टर्म को 0 करना है। तो ये वाली टर्म को 0 करना है, मतलब T2 by T1 is equal to 0, that means T2 is equal to 0। T2 is the temperature of sink, यानी कि temperature of sink should be 0 degree, 0 Kelvin, ठीक है। तो ये 0 होगा, तो जब ये 0 होगा तभी जो है एफिशिएंसी आपका जो है वो 100% हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है कि अगर हमने सोर्स के टेम्परेचर को चेंज किया है कुछ डिग्री से या कुछ कैल्विन से, तो बता दीजिए सिंक का टेम्परेचर कैसे चेंज होगा। सो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इसी को आप जो है कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1, और यू कैन ऑल्सो राइट T2 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई Q1। तो ये फॉर्मूला भी जो है आप याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है दैट इज बेसिकली अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। तो उसका क्वेश्चन ये है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम कहां पे होती है, ठीक है। आप इसको समझिए आप प्लीज। तो ये हमारे पास एक दीवार है या कोई रिजिड सपोर्ट है, इससे हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है वो लटका हुआ है,
इसको हम बॉब बोलते हैं, और ये थ्रेड होता है इसका, ठीक। सो व्हेन आई गिव दिस अ पुश, तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा और फिर वापस आके ऐसा, फिर ऐसा, तो ये ऐसे चलता रहेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, राइट। सो इट गोज लाइक दिस, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम कहां पे होगा, ठीक है। अब देखिए इसको, आप समझिए थोड़ा सा, यहां पे जब मैं इसको फोर्स दे रहा हूं, ठीक है, तो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। सो हियर दिस पार्टिकल इज गोइंग अगेंस्ट द फोर्स, तो धीरे 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 इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इसको ये जाना इधर चाह रहा है, फोर्स इसको इधर खींच रहा है पीछे की तरफ, तो ये आगे की तरफ जाना चाह रहा है, फोर्स इसको पीछे की तरफ खींच रहा है अपनी तरफ। तो विद द टाइम क्या होता है कि फोर्स का जो इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाता है और ये पार्टिकल रुक जाता है, राइट। सो यहां पे ये जो पार्टिकल है ये रुक जाता है। रुकने का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन फोर्स इधर की तरफ मैक्सिमम हो रहा है, तो फोर्स मैक्सिमम मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम, राइट। तो जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो वो उसको इधर की तरफ वापस धक्का दे रही है, ओके। सो फिर ये वापस आ रहा है यहाँ पे मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो यहाँ पे वी मैक्सिमम, ओके। फिर ये इधर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे फोर्स जीरो हो रहा है लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, राइट। वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से ये पार्टिकल यहाँ रुकता नहीं है, ये आगे बढ़ता है। तो जब ये आगे बढ़ता है तो यहां से फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो फिर से शुरू में आ रहा है, काम में आ रहा है, तो रेस्टोरिंग फोर्स इसको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। तो यही प्रोसेस यहां पे भी रिपीट होती है, तो यहां पहुंचने पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और रेस्टोरिंग फोर्स कामयाब होता है इसको रोकने में और वो उसको खींचता है। तो यही प्रोसेस जो है ना वो चलता रहता है ऐसे, तो ये पेंडुलम जो है ये ऐसे ऐसे चलता रहता है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी कहां मैक्सिमम होती है। यहां पे V मैक्सिमम है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी यहां पे। अब जब यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो है तो दैट मींस टोटल एनर्जी विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। So that means we can say for a simple pendulum or for a particle executing SHM, potential energy is maximum at the extreme positions and kinetic energy is maximum at the mean position. तो इसको आप याद रखेंगे, I'll repeat it again, कि kinetic energy is maximum at the mean position while as potential energy is maximum at the extreme position. ठीक है, so this is one more question जो पूछा गया था आपके मॉडल पेपर में। तो I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन एंड ओके, सो ये आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, ओके। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन है इसका जो लास्ट पार्ट है वो ये है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बता रहा है कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होती है, उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। देखिए आप, सपोज ये यहां पे एक बॉडी है, सपोज दिस इज द हाइट h, यहां से जो है एक बॉडी जो है वो गिरना शुरू हो रही है, एक बॉडी यहां पे है, फ्री फॉल है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, दैट मींस इसकी टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा ऐसे, इस पॉइंट पे, सपोज ये कोई पॉइंट है, रैंडम पॉइंट है, सपोज ए, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पार्टिकल की कुछ हाइट होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट मींस वो जो सरफेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ उसकी जो हाइट है उसकी वैल्यू सपोज h डैश है, h डैश, तो h डैश में क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहां पे इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g, वेलोसिटी होगी h माइनस h माइनस h डैश। तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज 1/2 mv स्क्वायर, दैट विल बी 1/2 m, सो दिस इज 2g h माइनस h डैश, और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी mg h डैश, ठीक है। तो यहां पे इस पॉइंट पे दैट इज, दिस इज एट a, तो एट ए क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2g h माइनस h डैश, ठीक है, और ये इसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी होगी और ये इसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं सो टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी होगा बराबर 1/2m 2gh माइनस 2gh डैश प्लस mgh डैश। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2mgh डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2mgh डैश डिवाइडेड बाई 2 प्लस mgh डैश। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, दिस इज mgh माइनस mgh डैश प्लस mgh डैश, ये दोनों कैंसिल, तो एनर्जी फिर से आई हमारे पास mgh। सो टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी जो है आपसे पूछे जाएंगे कभी कभी। बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर इट कि इसमें जो एनर्जी है दैट विल रिमेन कंजर्व एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो हमेशा यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, लेकिन ये होगा सिर्फ कि एनर्जी की शेप्स चेंज हो जाएगी। कहीं एनर्जी काइनेटिक होगी, कहीं एनर्जी पोटेंशियल में होगी। जैसे यहाँ पे पूरी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक नीचे नीचे आते आते ही चेंज होती है पोटेंशियल टू काइनेटिक एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ठीक, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें जो 10 पार्ट थे सेक्शन 1 के, उनको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वील टॉक अबाउट सेक्शन बी, जिसमें जो है और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट। वंस अगेन, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।